वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य में जब आप पंचम सेमेस्टर में होते हैं अर्थात फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचते हैं, फोर्थ सेमेस्टर की बहुत सारे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चे पहुंच चुके हैं। अब वो यही खोज रहे कि आखिरकार आपको उनको फिफ्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ना क्या है, यानी कि जब वो बीए थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो कितने पेपर पढ़ने होंगे, कितने में पासिंग मार्क्स होगी, क्या क्या चीज़ें, तमाम प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो बीए फिफ्थ सेमेस्टर में मैं आपको बता दूं 2 पेपर आपको देने होंगे, ठीक है। बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में, उसके बाद में फिर आप सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे। तो 2 पेपर में पहला पेपर जो था वो मैंने कल करवा दिया था। पहले पेपर का क्या नाम है मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग देखिएगा। ये सब मैंने चर्चा करा था, ठीक है। उसमें आपने साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में आपने देखा था, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए फिफ्थ सेमेस्टर में बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 5, सब्जेक्ट हिंदी है आपका। और कोर्स कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग होता है, लेकिन आपको कोर्स टाइटल में आप देखिएगा, टाइटल अगर आपका सेम है तो वही लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों का यही है। चूँकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें लगभग सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम कर दिया है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है। देखिए साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में बोर्ड पर मैंने लिख करके विस्तार से इसके बारे में बताया था। अच्छा, इस पाठ्यक्रम से क्या होगा, इसको क्यों पाठ्यक्रम में रखा गया? क्योंकि इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थी साहित्य शास्त्र एवं आलोचना के अर्थ को समझेंगे, महत्व को जानेंगे उसके, और उसके विषय में जानकारी ग्रहण कर पाएंगे, क्षेत्र से परिचित हो सकेंगे। मतलब उसके विषय क्षेत्र से, किसके, साहित्य शास्त्र और आलोचना के विषय क्षेत्र से छात्र परिचित हो सकेंगे। और हिंदी आलोचना के रूप में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आधुनिक विकास के विविध रूपों और दिशाओं का साक्षात्कार अर्थात उसका इंटरव्यू कर सकेंगे, उसको जान सकेंगे, उसको एक प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। देखिए जो एक प्रकार से एसजीपीए, एसडीपीए या सीजीपीए जो होता है, एसजीपीए सीजीपीए, उसमें क्रेडिट होती है। तो ये 5 क्रेडिट का पेपर है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स इसका कितना है, 25 + 75, 25 नंबर का आपका सेशनल प्रैक्टिकल ऐसे मिला करके 75 नंबर का आपका वैसे आपका एग्जाम होता है थियरी बेस। तो देखिए 25 नंबर वाले में से अगर आप 10 नंबर पाते हो तो आप पास कर दिए जाओगे। पासिंग मार्क आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो 25 नंबर में से अगर आप 10 नंबर पाते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर और जो 75 नंबर का परीक्षा होती है जो आप देते हो एकदम से जा करके सेंटर पे अपने, तो 75 नंबर में से आपको 30 नंबर लाना आवश्यक है, ठीक है। यानी 75 में से आपका 30 होना आवश्यक है और 25 में से 10 नंबर आपका होना आवश्यक है, तब आप पास होंगे, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको दोबारा से उसमें बैक डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने देखा था भारतीय काव्य शास्त्र में, ठीक है। काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य संरचना, स्वरूप, ये सब आपने देखा था, आत्मा वगैरह पूरी विस्तार से हमने बताई थी। अब जो सेकंड पेपर है उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जब आप सेकंड पेपर की बात करते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर में, जब आप थर्ड ईयर में पहुंचते हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर आपको देना होता है। दूसरा पेपर है आपका हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। देखिए सेमेस्टर 5 ही है यहाँ पर, बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5, और सब्जेक्ट है आपका हिंदी। कोर्स टाइटल क्या है, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, अर्थात ऐसे काव्य जो कि राष्ट्रीय परंपरा से जुड़े रहे हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े रहे काव्य हैं हिंदी साहित्य में, उन काव्यों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी की राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय काव्य चेतना से जुड़े कवियों की रचनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति अनुराग जागृत करना, राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत करना है। और कहा भी गया है जिसमें न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। ये भी आगे कहा गया कि भरा नहीं है जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और रामनरेश त्रिपाठी और अन्य विद्वानों ने, मैथिली शरण गुप्त, सभी लोगों ने अलग अलग प्रकार से राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने का प्रयास अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं स्वदेश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो आपको देश प्रेम करना चाहिए और उसी देश प्रेम के काव्य को आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा ये सिलेबस जब मैंने इसको देखा, ठीक है। आपको बता दूं कि ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के निखार करने में, आपके व्यक्तित्व में, ठीक है। तो इसमें क्रेडिट भी 5 का है, मैक्सिमम मार्क्स आपका आप देखते मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पर
लगभग 25 और 75 का मैक्सिमम मार्क्स है, और मिनिमम आपको कम से कम 25 में से 10 नंबर लाना है और 75 में से 30 नंबर आपको लाना है, तभी आप पास हो पाओगे। अब देखिए इधर यूनिट लिखा हुआ है आपका, इधर टॉपिक्स हैं और इधर नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, मतलब कि कितने लेक्चर्स में कितने कौन सा यूनिट ख़त्म होना है। देखिए यूनिट 1 की बात की है तो यूनिट 1 में आप शुरुआती, चूँकि आदिकाल जो है उसको वीर गाथा काल किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और जब उन्होंने वीर गाथा काल कहा था तो उन्होंने चंद्रबरदाई या जगनिक की रचनाओं में जो वीरतापूर्वक चीज़ें थी, जो अपने देश के प्रति अनुराग था, राष्ट्रवादी भावना थी, उसको देख करके ही वीर गाथा काल कहा था। चूँकि वीरतापूर्वक रचनाएँ, रासो ग्रंथ ज़्यादा मिल रहे थे, 12 रचनाएँ जो प्रमाणित हैं, खास करके आलखंड हो गई या फिर रासो रचनाएं, जितनी पृथ्वीराज रासो से लेकर के अन्य रचनाएं, ठीक है, तो वो सब रचनाएं जो कहीं ना कहीं पे वीरता से युक्त थी। तो आपको मैं बता दूं कि वहीं से हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रवादी भावना से। हालांकि वो राष्ट्रवादी भावना संकुचित था, लेकिन फिर भी काव्य में हिंदी के वहीं से काव्य की परंपरा में खास करके राष्ट्रवादी भावना पनपती है। और वो राष्ट्र एक प्रकार से एक राज्य की कल्पना, जैसे कि मान लेते हैं पृथ्वीराज का राज्य दिल्ली था, तो दिल्ली के ही एक प्रकार से, दिल्ली के होने के नाते तो दिल्ली पर ही अपना शासन, तो उसी के बारे में, मतलब दिल्ली ही उनका केवल राज्य है, दक्षिण वाला नहीं, और एक प्रकार से और राज्य नहीं, बस केवल अपने हित के लिए दूसरे राज्यों से लड़ भी जाते थे, ठीक है, तो वो राज्य था, मतलब उनकी संकीर्ण दायरा थी, अपने राजा के प्रति ही एक प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके लिखना, अति संयुक्तिपूर्ण वर्णन करना, तो ये सब होता था उस समय की विशेषता। हालांकि वो भी एक राष्ट्रवादी ही परंपरा थी। देखें पहली इकाई में आपको पढ़ना है वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य। अच्छा, वीर गाथा काल की जब आप बात करते हैं तो चंद्रबरदाई और जगनिक का नाम हम प्रथम रखते हैं। तो जो चंद्रबरदाई के बारे में आपको पढ़ना है, पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट समय है, चूँकि पृथ्वीराज रासो जो समय में बटा हुआ है, तो रेवा तट का जो समय है उस समय के कुछ अंश आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि चढ़त राज पृथ्वीराज, ये एक प्रकार से आपको पढ़ना है। जो रासो पृथ्वीराज रासो है उसका जो रेवा तट है, उसी रेवा तट समय के अंश से आपको कुछ पढ़ना है, ठीक है। इस पर चर्चा करेंगे हम क्या पढ़ना है, और पूरा विस्तार से हम व्याख्या वगैरह आपको समझाने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। उसके बाद में आपको इसमें इकाई 1 में जगनिक के बारे में पढ़ना है। जगनिक भी आदिकाल के ही कवि हैं, और जगनिक की बात की जाए तो आलखंड इनकी रचना बड़ी फेमस है। आलखंड में आप देखते हैं जैसे कि यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, धय दो डोला समर खेत में जे जीते ते ले उठाए, जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ब्याह ले करवाए। इस प्रकार से दांत उखारे भवरा नल कहते दिल्ली में करे द्वारे चार, यानी शौर्य और सौंदर्य को एक प्रकार से जिस तरीके से यहाँ पर समन्वयात्मक रूप ग्रहण करने को दिखाया गया है, वो अन्य कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। मतलब हिंदू परंपरा में या भारतीय परंपरा की अगर बात की है तो यहाँ पर शौर्य और सौंदर्य की जोड़ी होती है। यहाँ पर पुरुष एक प्रकार से सुंदर नहीं दिखना चाहिए, मतलब पुरुष सुंदर है या नहीं सुंदर है वो अलग की बात है, पुरुष वीर होना चाहिए, स्त्री वीरता नहीं, स्त्री सुंदर होनी चाहिए। मतलब स्त्री वीरता, मतलब वीर भी हो लेकिन सुंदर होना चाहिए। और अर्थात अगर स्त्री सुंदर है और पुरुष वीर है तो उन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी मानी जाती थी। और कहा भी गया है कि सूर सिंगार करे रण के तब नारी सिंगार पे ध्यान धरे ना। तो जब लोग सूरमा लोग रण के लिए विचार करते हैं या मैदान के लिए चलते हैं तो ये नहीं कहते मुसलमान बादशाह की, जो मुसलमान बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीले या कोई था, उसने कहा कि भाई मुझे जूती पहनाने वाला कोई नहीं है, नहीं तो मैं बताता अभी। जब आक्रमण हुआ तो ऐसे नहीं थे हिंदू बादशाह या ऐसे नहीं थी भारतीय परंपरा, लेकिन बाद में आकर के ये लोग थोड़ा सा क्या किए हैं, यहाँ की परंपरा में थोड़ा सा वही सूर सिंगार वाला जो है नहीं, कि जब सूरमा लोग रण के लिए होते हैं तो वो भाला और बर्छी देखते हैं कि है कमान में कि नहीं है, तीर देखते हैं तोड़ीर में, ये नहीं देखते कि हमने जो है कुंडल पहना कि नहीं पहना, मुकुट लगाया कि नहीं लगाया, या हमने एक प्रकार से वो टीका लगाया कि नहीं लगाया, या हमने एक प्रकार से सेंट मारा कि नहीं मारा, मेकअप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब नहीं, जूता पहना कि नहीं पहना। तब केवल अस्त्र और शस्त्र देखा जाता है कि ये है हमारे पास कि नहीं है, रणनीति देखी जाती है। तो जगनिक का जो आलखंड है कुछ इसी प्रकार का आपको दिखेगा। हम चर्चा करेंगे, बहुत ही विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। नैनागढ़ की लड़ाई पढ़ाऊँगा विस्तार से, आलखंड का मतलब आल्हा का विवाह जो है वो नैनागढ़ की लड़ाई और आल्हा का विवाह, इन दोनों में से एक ही आपको देखना है, ये खंड आपको देखना है। और प्रथम 5 सुमिरन अंश जो सुमिरनी है, चूँकि आल्हा गाने से पहले सुमिरनी की जाती भगवान की, ठीक है, तो उस सुमिरनी के 5 अंश जो हैं उसको पढ़ेंगे। जैसे उसमें सुमिरनी के अंश में क्या है
गया न कीन्ही जिन कल जुगमा और डैश डाट डाट करके भयानक वार। इसको मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। और अंतिम 5 अंश जो हैं, भोर भुरहरे डैश डैश लड़िहे खूब वीर मलखान। तो एक मलखान जो था, मलखान द्वापर भीम के अवतार, मतलब मलखान जो था वो भीम के अवतार थे। आल्हा जो थे युधिष्ठिर के अवतार थे। उदल जो थे बताया जाता है कि वो अर्जुन के अवतार थे। इसी प्रकार से अलग अलग लोग जो थे वो अलग अलग तरीके से, चौड़ा द्वापर द्रोण के अवतार, मतलब जो चौड़ा था अकेले, चौड़ा जो था मंत्री था इसका, पृथ्वीराज का, अकेले चौड़ा जो इन सभी को दौड़ा दौड़ा के मारता था। तो आप देखो चौड़ा जो था द्रोणाचार्य के अवतार थे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा जानने को आपको मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चर्चा करेंगे। फिर आएंगे भक्ति काल में, चूँकि भक्ति काल में भी राष्ट्रवादी परंपरा आपको दिखेगी। जैसे भक्ति और रीति काल का जो राष्ट्रीय काव्य है उसमें गुरु गोविंद सिंह जो थे उस समय, वो एक प्रकार से ऐसे काव्य लिख रहे थे। देहु शिवा वर मोही है, ये इनकी पढ़नी है। बाण चले ते कुमकुम मानो, कुमकुम मानो मतलब कि बाण को कुमकुम के समान मानते थे, ऐसा रचना है, मैं बताऊंगा विस्तार से। इसके अलावा यों सुन के बतिहान तिहकी, तो ये आपको पढ़ना है भक्ति एवं रीतिकाल के राष्ट्रीय काव्य में। और एक नाम और आपका आता है, बड़ा ज़बरदस्त नाम है महाकवि भूषण का। और भूषण रीतिकाल के प्रणेता कवि हैं। और रीतिकाल में भूषण का नाम, अगर वीरतापूर्वक रचनाओं की बात की जाए, जहाँ पर रीतिकाल में केवल रीतियों में बंधे हुए रचनाकार मिल रहे थे, केवल अलंकार और रस छंद इन्हीं में फंसे हुए थे, और एक प्रकार से केवल नक्सिक वर्णन किया करते थे, स्त्रियों की शोभा का वर्णन किया करते थे, उस समय भूषण जैसे कवि आते हैं और वीरतापूर्वक रचनाएं रीतिकाल में लिखने का प्रयास करते हैं। तो भूषण की रचना में इंद्र जिम जम्ब भर, ये आपको देखना है। बाने फहराने घहराने, इस प्रकार से है, ये देखना है। निजम्यान ते मयूखे, ये पढ़ना है। दारुण दहत हरना कुश बिदारी बे को, ये पढ़ना है। तो इनकी 4 यानी कि लगभग 2 4 रचनाएं इनकी देखनी है। भूषण की कविताएं हैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, उसके बारे में जानने का प्रयास। फिर उसके बाद में जब मतलब भक्ति काल और रीति काल आपका हो जाता है, उसके बाद में आता है भारतेंदु युग। आपको पता होगा हिंदी साहित्य में तृतीय इकाई आती है, तीसरी इकाई आती है, यूनिट नंबर 3। उसमें आपको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की जो राष्ट्रीय काव्य परंपरा, और खास करके भारतेंदु युग से राष्ट्रवादी परंपरा अपने प्रबल पर होती है। क्योंकि क्या होता है, 1857 ईस्वी में क्रांति होती है। 1857 की क्रांति यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। और उसी समय से एक प्रकार से बहुत सारे विद्वान स्वीकार कर लेते हैं कि भाई इसी समय से एक प्रकार से राष्ट्रीय चेतना का समय है, इसी समय से एक प्रकार से गद्य काल भी कहा जाता है, और इसी समय से भारतेंदु युग की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है, जागरण काल या एक प्रकार से बाद में जाकर के द्विवेदी पुनर्जागरण काल में, तो इन सभी के बारे में आपको जानना है। अच्छा, भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक प्रकार से बड़े एक प्रकार से राष्ट्रवादी कवि रहे हैं। ये निज भाषा की बात करते हैं, निज देश की बात करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ बात तो करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं करते कि भाई उनके ऊपर भी ठेस आ जाए। हालांकि वो खुल करके एक प्रकार से बातें करते हैं। उनकी रचना है उन्नत चित्त हवै आर्य परस्पर प्रीत बढ़ावे, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा बल कला कौशल अमित विद्या वत्स भरे मिल रहा है, ये कविता हमको देखनी है। इसके अलावा भीतर भीतर सब रस चूसे, ये कविता हमको देखनी है। इसके अलावा सब गुरुजन को बुरा बतावे, ये देखनी है। यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की राष्ट्रवादी रचनाएं हैं या राष्ट्र से जुड़ी हुई कविताएं हैं, उन कविताओं की व्याख्या हम लोगों को पढ़नी है, विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट से आप जुड़े हैं तो मैं इसको वीरता वाले जो काव्य हैं इसको मैं विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा और बड़ा अच्छा लगेगा, और मेरे हिसाब से आपको इसको पूरा पढ़ना चाहिए। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। हिंदी अभी तक हिंदी पढ़ रहे, हिंदी में आपको बोरियत महसूस हो रही होगी। जैसे हिंदी अनुवाद आपने पढ़ा, कार्यालयी हिंदी वो सब पढ़ा, कंप्यूटर पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी अनुवाद पढ़ा, तो आपको थोड़ा बोरिंग टाइप का लगा होगा। और आपने थर्ड सेमेस्टर में हिंदी गद्य पढ़ा तो गद्य में थोड़ा सा कहानी वगैरह आपने पढ़ा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेकिन हिंदी शुरुआत में जो आपने पढ़ा था हिंदी फर्स्ट में यानी हिंदी काव्य, उसमें आपको मज़ा आया होगा। जैसे मज़ा हिंदी काव्य में आया था उससे 3 गुना मज़ा आपको यहाँ पर आएगा राष्ट्रवादी परंपरा से जुड़े हुए काव्य। ठीक है, फिर इसके बाद में द्विवेदी मतलब कि खास करके भारतेंदु और द्विवेदी युग में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम आता है।
अयोध्या सिंह उपाध्याय वही व्यक्ति हैं जो कि पवन दूतिका या एक प्रकार से और भी रचनाएं, हिंदी का प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य लिखने का श्रेय इन्हीं को है। ठीक है, तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना है जन्मभूमि और कर्मवीर। ये दो रचनाओं के बारे में हमको जानना है। इनसे जो अंश आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इन कविताओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। इसके बाद में हमको मैथिली शरणगुप्त जी के बारे में देखना है। मैथिली शरणगुप्त की बात की जाए तो मैथिली शरणगुप्त जी की अगर हम बात करें तो मैथिली शरणगुप्त आर्य और मातृभूमि, ठीक है, आर्य और मातृभूमि, ये दो रचनाएं, दो मतलब कि दो एक प्रकार से कविताएं इनकी पाठ्यक्रम में संकलित है। मातृभूमि खास करके पहले भी सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ते थे, इसको मैंने पढ़ाया भी है। बीए के लेकर यूट्यूब चैनल हमारा दूसरा चैनल है, उस पर आपको मातृभूमि कविता की व्याख्या मिल जाएगी। हालांकि मैं फिर से करवा दूंगा, लेकिन आप एक बार जा करके चेक करके देख लीजिएगा। वो चैनल भी अपना है बीए के लेकर, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, 5वीं इकाई के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, चूँकि मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रवादी कवि ही कहे जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, चौथी जो इकाई है वो है छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य। छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य की बात की है। छायावाद में आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी, या बात कर ले हम सुमित्रानंद पंत की प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो ऐसे विद्वानों ने भी लिखी, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, ये सभी छायावाद से ही जुड़ी रही। लेकिन छायावाद के एक प्रकार से थोड़ा सा, छायावाद के उन नायकों में दो नाम हैं, इनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान ये उन नायकों में से नहीं है। लेकिन इनकी रचनाएं जो थी वो राष्ट्रवादी परंपरा से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, इसलिए इनको पढ़ना है हमको। देखिए, जयशंकर प्रसाद के बारे में तो आप पढ़ना ही पढ़ना है, कोई भी आप अगर पढ़ो। अगर छायावाद की बात होती है, जयशंकर प्रसाद निराला को आप छोड़ ही नहीं सकते। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो है प्रयाण गीत। ये हिमाद्री तुंग श्रृंग, ये जो है एक प्रकार से नाम से, यानी प्रयाण गीत, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये बड़ी फेमस कविता है इनकी, देश से रिलेटेड जयशंकर प्रसाद की। तो ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कविता छोटी सी है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर भी मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा विस्तार से। अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता की व्याख्या मैं विधिवत तरीके से आपको बताऊंगा। छोटी सी कविता है, मुश्किल से 10-12 मिनट में इस कविता की व्याख्या हो जाएगी। तो मैं सोचूंगा कि प्रयाण गीत और अरुण यह मधुमेह देश हमारा एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास करूँ। इसके बाद दूसरे विद्वान हैं जिनको पढ़ना है आपको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के ही उन नायकों में से एक हैं, 4 स्तंभों में से एक हैं, और छायावाद के एक प्रकार से शंकर भगवान कहे जाते हैं, यानी कि महेश कहे जाते हैं। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं पंत जी, प्रकृति के सुकुमार कवि, इसीलिए वो प्रकृति से रिलेटेड रचनाओं को लिखते थे। राष्ट्रवादी कविताएं उनकी नहीं मिलती है ना, महादेवी वर्मा की रचनाएं प्रकृति मतलब राष्ट्रवादी मिलती हैं, इसीलिए उनका नाम यहाँ पर नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं भारती वंदना, भारत मतलब भारती जय विजय करे, ये कविता है। तो इसके बारे में हम चढ़ेंगे। और प्रयाण गीत में हिमाद्री तुंग श्रृंग ऐसे शुरुआत होती है। तो भारत विजय मतलब कि भारत जय विजय करे, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है भारती वंदना, इसके बारे में जानेंगे। और एक कविता है इनकी जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार पहरवे सावधान रहना, इस प्रकार की कविता है। इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, विस्तार से जानेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। छोटी छोटी कविताएं हैं, इनके बारे में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी का। और माखनलाल चतुर्वेदी की जब हम बात करते हैं तो पुष्प की अभिलाषा, मैं बार बार इस कविता को आपके समक्ष बोला भी हूँ कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग पर इठलाऊँ, चाह नहीं एक प्रकार मुझे तो। और आगे पुष्प कहता है कि मुझे तोड़ देना ओ बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इस प्रकार से पुष्प जो कि ये नहीं चाहता कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मैं प्रेमी माला में बंधूं या बिंधूं, मैं देवों के सिर पर डाला जाऊं, वो पुष्प चाहता है कि मुझको तोड़ ले और उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जिससे वीर जाते हो, जो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। उनके चरणों की धूल मुझे ज़्यादा प्रिय है, बजाय मैं किसी देवालय में चढ़ा रहा हूँ, भाग्य पर ठिलाऊँ अपने, भगवान के सर पर चढ़कर बैठूँ। ये मेरी एक प्रकार से औकात इतनी नहीं कि भगवान के ऊपर चढ़ करके बैठूँ, मेरी औकात ये है कि मैं एक प्रकार से वीर जो व्यक्ति है उनके चरण की धूल एक प्रकार से हमारे ऊपर लग जाए तो बहुत बड़ी एक प्रकार से हमारी ख्याति होगी और बहुत सौभाग्यशाली मैं महसूस करूँगा अपने आप में। ऐसी रचना लिख रहे थे माखनलाल चतुर्वेदी। और
इनकी एक रचना है जवानी, बड़ी फेमस रचना है। और जवानी जब आप पढ़ेंगे एकदम से गदगद हो जाएंगे। विस्तार से मैं आप पढ़ाऊँगा जवानी, एक वीडियो सेपरेट जवानी से रिलेटेड होगी। और जवानी में जिस प्रकार की तरीके, मतलब जिस प्रकार के बारे में माखनलाल चतुर्वेदी जिस तरीके से वर्णन करते हैं, उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो बहुत ही विधिवत एक प्रकार से आपको प्रसन्नता होगी और अच्छा महसूस होगा आपको। इंटरेस्टिंग कविता है, इसके बारे में जानेंगे। जवानी कविता आपको बचपन में शायद आपने कक्षा 10 या 11 में आपके शायद रही हो जवानी कविता, या 9 में या 10, 9, 10 या 11 में ऐसे कविता ये रही थी, आपको ध्यान होगा शायद, तो वो कविता। इसके बाद में अगली इकाई आती है 5वीं इकाई। 5वीं इकाई में आपको पढ़ना है छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य। छायावाद के बाद में जो काव्य ग्रंथ आए या छायावाद के बाद में जो काव्य लिखे गए, खास करके जो कि राष्ट्रवादी परंपरा से जुड़े रहे, उसमें कई सारे विद्वान आते हैं, कई सारे कवि हैं। जैसे कि राष्ट्रीय काव्य में बालकृष्ण शर्मा नवीन का नाम ही आता है। इनकी रचना है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ठीक है, तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके अलावा कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। क्या? कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। इसके बारे में विस्तार से आपको व्याख्या समझाएंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको सुन करके। ठीक है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की 2 कविताएं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ और कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा, ये 2 कविताओं के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद में छायावादोत्तर काव्य में यानी कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में खास करके नाम आता है रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं तो इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। हालांकि कुछ चीज़ें इनकी हम चर्चा कर लेते हैं, चूँकि जिस समय रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे थे उस समय इनकी तो बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि राष्ट्रवादी परंपरा से जुड़ी रही हैं। ये खुल करके अंग्रेजों का विरोध करते हैं और खुल करके सामने आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचना है शहीद अस्तवन। शहीद अस्तवन में एक रचना है कलम आज उनकी जय बोल, कविता है कलम आज उनकी जय बोल, जरा अस्थियाँ बारी बारी छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर इस प्रकार के कवि हैं, वो उनके बारे में नहीं लिखने का प्रयास करते जो एक प्रकार से कलम केवल उसी को ढूंढती है, कलम उसकी जयकार बोलती है जो वीर होते हैं, जो महान होते हैं, जो राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं, जो राष्ट्रवादी परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। कलम उनकी जय बोलती है, कलम आयरे गहरे की जय नहीं बोलती है। इतिहास उसी का लिखा जाता है, इतिहास वीरों का लिखा जाता है, इतिहास कायरों का नहीं लिखा जाता। तो इतिहास वीरों का लिखा जाता है। इस परंपरा से रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और रामधारी सिंह दिनकर की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, प्रगतिवादी विचारधारा इनकी रही। और इनकी विचारधारा में आप देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कई सारी रचनाएं आपने पढ़ी होगी। जैसे उर्वशी महाकाव्य आप पढ़ेंगे, इनका बड़ा ज़बरदस्त रचना है उर्वशी महाकाव्य। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे रचनाएं इनकी है, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, कई प्रकार की रचनाएं हैं इनकी। हुंकार भरने की बात करते हैं, ये बुलाने की बात करते हैं, ये एक प्रकार से क्रांति का आवाहन करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे कवि हैं ये। ओज के कवि है रामधारी सिंह दिनकर, तेज के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रवादी कवि है रामधारी सिंह दिनकर, अंग्रेजों की पांव हिला देने वाले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। उन रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप पढ़ेंगे, ये सौभाग्यशाली आप महसूस करें अपने आप को कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आपको पढ़ना है। और मुझे एक प्रकार से मौका नहीं मिला फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 4th सेमेस्टर तक आपको रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ाने का, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा रामधारी सिंह दिनकर तो आप एकदम से आप हक्के बक्के हो जाएंगे। और आपके एकदम से बता दूं कि आप सोचेंगे कि भाई अपने देश के लिए हमको मर मिटने की भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार से मर मिटने की भावना यार हम मनुष्य होकर के अगर नहीं रखते अपने देश के प्रति, तो जानवर की मैं बात बताऊं, एक पक्षी है, एक बहेलिया था, वो बहेलिया जंगल में जाता है शिकार करने, और एक पेड़ है, उस पेड़ पर बच्ची बैठा हुआ है। तो बहेलिया उससे पूछता है और पेड़ में आग लगी हुई है। तो बहेलिया प्रश्न करता है कि बाकी सारे पक्षी तो उड़ गए इस पेड़ से, लेकिन तू अभी क्यों इस पर बैठा हुआ है। बहेलिया कहता है कि बहेलिया उससे पूछता है कि बताइए भाई कि आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। बहेलिया प्रश्न करता है कि हे पक्षी, जब तुम्हारे पास पंख है तो तुम क्यों जल रहे हो जब आग इस वृक्ष में लगी हुई है और इसके पत्ते जल रहे हैं। तो वो जवाब क्या देता है पक्षी, ये सुनने वाली बात है और ये आज हम लोगों को जानना भी चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्रवादी भावना आपके अंदर डेवलप जरूर होगी।
तो पंछी बड़ा सुंदर जवाब देता है। पंछी कहता है कि फल खाए इस वृक्ष के और बीट लथेड़े पात, मतलब मैंने फल भी इसी का खाया और इसी पर मैंने गंदगी भी करी, इस मतलब कि इस पर मैंने जो कुछ करना था गलत से गलत चीज़ करी, अच्छे से अच्छी चीज़ करी। तो फल खाए इस वृक्ष के, फल भी इसी का खाया, इसी पर एक प्रकार से गंदगी भी बटोरी, मतलब कि बीट लथेड़े पात, और यही हमारा धर्म है जले इसी के साथ। मतलब फल खाए इस वृक्ष के, बीट लथेड़े पात, और यही हमारा धर्म है जले इसी के साथ। वो अपने जन्मभूमि के लिए कुर्बान करने की बात करता, जननी जन्मभूमि से चा स्वर्गदयपि गरीयसी, इस प्रकार की भावना राष्ट्रीय परंपरा रही भारत की। और वसुधैव कुटुंबकम की बात भारतीय शास्त्र और भारतीय परंपरा करती रही है। और उसी परंपरा से कहीं ना कहीं पे रामधारी सिंह दिनकर से लेकर के बालकृष्ण शर्मा नवीन या अन्य माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली गुप्त, ये सब रहे हैं। और इस प्रकार की बात वो करता है। हिमवासी जो हिम के तम में जी लेता है नित काँप काँप कर, वह भी अपने मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ध्रुववासी जो ध्रुव के तम में जी लेता है नित हाँफ हाँफ कर, वह भी मतलब ध्रुववासी तो काँप काँप कर जीता है। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित काँप काँप हाँफ हाँफ कर, वह भी अपने देश के प्रति कर देता है प्राण न्यौछावर। मतलब कि जो विषुवत रेखा पर रह रहे लोग हैं वो काले होते हैं, वो गोरे नहीं होते, दिखने में कुरूप होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन वो अपने स्थान को नहीं छोड़ते, विषुवत रेखा पर हैं, गर्मी सहते, दिन भर ताप रहता है एक प्रकार से 48-46 डिग्री का, उससे अलग ज़्यादा ही रहता है, लेकिन फिर भी उस तापमान को सहते हुए वो अपना जीवन यापन वहीं पर करते हैं। जो ध्रुवों पर लोग रहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर ठंडी पड़ती है लेकिन अपने स्थान को नहीं छोड़ते, इग्लू से लेकर के नाना प्रकार के घर बना करके उसी बर्फबारी में रहते हैं और काँप काँप करके अपना जीवन न्यौछावर कर देते अपनी मातृभूमि पर। तो इस प्रकार की मातृभूमि के प्रति प्रेम राष्ट्र रामधारी सिंह दिनकर के रचनाओं में आपको दिखेगा। तो कलम आज उनकी जय बोल और एक रचना है इनकी हिमालय, दोनों रचनाओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में अगला नाम आता है श्याम लाल गुप्त जी का। श्याम लाल गुप्त जी की बात की जाए, श्याम लाल गुप्त पार्षद, तो इनकी रचना है झंडा गीत। झंडा गीत इनकी रचना है जिसमें आप पढ़ेंगे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, बड़ी फेमस कविता है ये, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा बचपन में, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, या आपने 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने स्कूल में इस कविता को सुनाया भी होगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये रचना आप लोगों ने पढ़ी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका हम लोग पठन पाठन करेंगे और समझेंगे विस्तार से इसके महत्व को। आगे बढ़ते हैं। छठी इकाई में आपको क्या पढ़ना है? छठी इकाई में आपको समकालीन राष्ट्रीय काव्य का प्रथम चरण आपको देखना है और समकालीन राष्ट्रीय काव्य का द्वितीय चरण भी आपको पढ़ना है इकाई 7 में। तो जो समकालीन राष्ट्रीय काव्य का प्रथम चरण है उसमें श्याम नारायण पांडे जी का नाम आता है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम आता है और गोपाल प्रसाद व्यास का नाम आता है। तो श्याम नारायण पांडे जी जो है उनकी रचना है चेतक की वीरता। चेतक जो राणा प्रताप का घोड़ा था वह चेतक, चेतक की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, इस प्रकार से चेतक था। चेतक घोड़ा था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इस प्रकार की रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। चेतक की वीरता, राणा प्रताप की तलवार, दो रचनाएं श्याम नारायण पांडे जी की हैं जो कि वीरता की हुंकार भरती हुई प्रतीत होती है। इन दोनों रचनाओं की, दोनों कविताओं की व्याख्या मैं आपके समक्ष करूँगा। इसके बाद में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना है उठो धरा के अमर अमर सपूतों। इस रचना को हमको मतलब इस कविता को पढ़ना है, कौन सी? उठो धरा के अमर सपूतों, ये रचना हमको देखनी है। इसके अलावा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की ही रचना है कौन सी? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर रुको नहीं। ठीक है, इस प्रकार की जो रचना है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना है। और इसी पर मैंने इसमें थोड़ा सा एक लाइन परिवर्तित भी करी थी, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। एक वीडियो मेरी एक प्रकार से BHU में मैंने भाषण दिया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो उसमें मैंने कहा भी था, तमाम सारे प्रोफेसर्स बैठे थे तो उसमें बातचीत चली। तो वहाँ पर जब मैं मंच पर गया तो यही कविता मैंने पढ़ी थी कि भाई बचपन में हम लोगों ने पढ़ा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। लेकिन आज हम लोगों को क्या आवश्यकता है भैया? सिंह की दहाड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की आवश्यकता नहीं, चूँकि अब सिंह की दहाड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को रास्ता काट करके बना लिया गया, मांझी ऐसे लोग हैं। तो हमको क्या करना है? जीवन में विकल्प अपनाना है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, और सामने पहाड़ हो तो क्या करो भैया? बगल से निकल चलो।
सामने पहाड़ हो तो बगल से निकल चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो बगल से निकल चलो। क्या ज़रूरत है पहाड़ चढ़ने की, क्या ज़रूरत है सिंह के मुंह में दांत गिनने की। वो ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है। तो ये उस समय कविता लिखी जा रही थी जब राष्ट्रवादी परंपरा एक प्रकार से अपने चरम पर थी। समकालीन राष्ट्रीय काव्य, ये जिस समय एक प्रकार से कविता थी, मतलब कि डरने की बात, मतलब कायरता से उबरने की बात यहाँ पर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कर रहे थे। लेकिन मैं उसमें कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की बातों का खंडन करूँ या संशोधन करूँ। मैं उसका पुरजोर तरीके से मंडन करता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन उस समय जिस समय लिख रहे थे उस समय के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। लेकिन आज ये कविता अगर बात की जाए, अगर कायरता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये कायर लोगों को वीर बनाने की बात हो रही थी इस कविता में। लेकिन यहाँ पर मतलब एक प्रकार साहस भरने की बात थी, ओज भरने की बात थी भारतीयों में। लेकिन आज क्या है, आज चूँकि हम लोग आज़ाद हैं और हम लोगों को क्या चाहिए, एक प्रकार से टेक्निकल माइंड की ज़रूरत है। और उसी टेक्निकल माइंड के चलते मैंने ये बात कही थी। ठीक है, तो ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना हमको पढ़नी है। और दूसरे अगले विद्वान हैं गोपाल प्रसाद व्यास जी। गोपाल प्रसाद व्यास जी की बात किए तो इनकी रचना है खूनी हस्ताक्षर, कविता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बड़ी ज़बरदस्त कविता है। और दूसरी कविता है शहीदों में तू नाम लिखा ले रे। तो शहीदों में तू नाम लिखा ले रे, ये बड़ी ज़बरदस्त कविता है। तो गोपाल प्रसाद व्यास जी की ये दो कविताएं हैं, इनकी व्याख्या मैं कर दूंगा विस्तार से। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि सर जी इन सभी कविताओं की व्याख्या हमको चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट आपकी आएंगे इन कविताओं की व्याख्या को लेकर के, मैं जल्द से जल्द इन कविताओं की व्याख्या करवा दूंगा, ताकि जैसे ही आप एक प्रकार से अपनी परीक्षा संपन्न करें 4th सेमेस्टर की, तुरंत आप 5th सेमेस्टर की इन सभी कविताओं की व्याख्या पहले से ही पढ़ लें और जान जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और विस्तार से चीज़ों, मतलब इसीलिए मैं पहले से बता रहा हूँ ताकि जैसे आप परीक्षा दें तुरंत आप ये जान लें कि हमको क्या क्या पढ़ना है भाई। ठीक है, आपको ढूंढना ना पड़े। और इन सभी की व्याख्या आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में बना दूंगा सभी की। ठीक है, जैसे जैसे वीडियोज़ आती रहेंगी। अगला जो इकाई है 7वीं इकाई, उसमें आपको पढ़ना है समकालीन राष्ट्रीय काव्य का द्वितीय चरण। काव्य के द्वितीय चरण में नाम आता है सोहनलाल द्विवेदी जी का। बड़े फेमस राष्ट्रीय राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं सोहनलाल द्विवेदी। इनकी रचना है मातृभूमि एक। उस मातृभूमि रचना है, देखिए मैथिली शरण गुप्त की भी है लेकिन इनकी भी है सोहनलाल द्विवेदी की। तो इनकी मातृभूमि उनकी मातृभूमि अलग अलग है, तो दोनों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर दूसरी रचना है इनकी तुम्हें नमन। चल पढ़े जिधर दो डगमग, तो ये तुम्हें नमन एक प्रकार से उसमें गांधी जी के लिए कहा गया, चल पढ़े जिधर दो डगमग। तो इस शीर्षक से दी गई कविता के बारे में हमको जानना है। ठीक है, इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हम जानेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपा के, आपको पता होगा, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना बड़ी फेमस रचना है, कदम मिलाकर चलना होगा। ये रचना इन्हीं की है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और दूसरी कविता है उनकी याद करें। तो ये एक प्रकार से दो रचनाएं राष्ट्रवादी परंपरा से जुड़ी रही हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं, तो इसको हमको पढ़ना है। और इसके बाद में डॉक्टर रमेश पोखरियाल जिनका उपनाम है निशंक। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जिनका उपनाम है निशंक, इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है मातृ वंदना। पहली कविता है, दूसरी कविता हम भारतवासी। इन दोनों कविताओं के बारे में पढ़ेंगे और इसकी विशेषता को जानेंगे। ठीक है, व्याख्या को समझेंगे विस्तार से। तो आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए इन सभी कविताओं की व्याख्या जरूर प्रस्तुत करेगा। ठीक है, बस आप लोगों को चाहिए यही कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके, लाइक कर सके, करें। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की वीडियोस आपके चैनल पर उपलब्ध है। पेपर 1 की जो वीडियो मैंने सिलेबस की डिस्कस करी है 5th सेमेस्टर की हिंदी की, वो बोर्ड पर मैंने आपको बताया है, जिसमें आपने साहित्य शास्त्र और हिंदी साहित्य में जो आलोचना है उसके बारे में आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब 8वीं इकाई यानी लास्ट इकाई है। लास्ट इकाई में आपको हिंदी फिल्मी जो गीत हैं उनमें राष्ट्रीय काव्य, यानी कि जैसे ऐसे फिल्मी गीत, ऐसे फिल्मी गाने जो कि जिनमें राष्ट्रवादी स्वर मुखरित हुए हैं, जिनमें राष्ट्रवाद की भावना एक प्रकार से प्रबलित हुई है, उन हिंदी गानों के बारे में हमको देखना है, पढ़ना है, जानना है, समझना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से फिल्मी गाने हैं। एक तो फिल्मी गाना है, कवि है इसके यानी लेखक है प्रदीप। प्रदीप ने लिखा, कौन सी कवि प्रदीप ने क्या लिखा, कौन सी रचना है कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। तो आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, ये गाना है। ठीक है, मूवी है किस्मत, 1943 ईस्वी में एक प्रकार से आप देखते हैं ये आई। तो आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, तो ये हिंदी फिल्मी गीत है। ठीक है, ये मूवी है।
और अगली आप देखिएगा, अगले हैं कवि प्रदीप ही हैं। कवि प्रदीप की रचना है आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना जब बचपन में बजता था और अभी भी मैं जब किसी 26 जनवरी या 15 अगस्त को किसी स्कूल में गेस्ट के रूप में जाता हूँ तो मुझे एक प्रकार से ये गाना जब बजता है तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, मेरे आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये गाना बड़ा कवि प्रदीप जी का ही है और ख़ास करके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस गाने को बताया और गैर फिल्मी गाना है ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। गैर फिल्मी गाना है, मतलब बिना फिल्म के ही ये गाना है कवि प्रदीप का कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हालांकि मेरा गला नहीं सही है, ना मेरी आवाज़ उतनी सही है, फिर भी एक प्रकार से जब ये गाना मैं सुनता हूँ तो कहीं ना कहीं पे मेरे आँखों से अश्रु की धारा बहने लगती है और रोए खड़े हो जाते एकदम से। कभी इस गाने को फील करिएगा। इतना मैं तहे दिल से, मैं हृदय की अंतरतम गहराइयों से कवि प्रदीप को बहुत बहुत धन्यवाद देने का प्रयास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो उनका ये गाना बड़ा फेमस है और हर 15 अगस्त 26 जनवरी के बिना इस गाने के बजे आप देखते सेलिब्रेट नहीं होता, मतलब ये गाना बजता ही बजता है कहीं ना कहीं पे। और अगली जो कवि हैं वो भी प्रदीप जी की ही रचना है। गाना है कौन सा, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के। ये गाना है कवि प्रदीप महोदय का और ये पिक्चर है जागृति, 1954 में ये मूवी है, ठीक है। इसके बाद में कवि प्रदीप की ही एक और गाना है जागृति मूवी का ही 1954 में ही, वो है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। गाना आप लोगों ने सुना होगा, गाना सुनिएगा सर्च करके, ये सब गाना आप नोट कर लीजिएगा। अभी आप कापी पेन उठाएंगे और ये सारे गाने नोट करेंगे कवि प्रदीप के। इन गाने को आपको 2-3 बार सुन लेना, चूँकि आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। आपको इन गानों से क्या होगा कि आप गाने भी सुन लेंगे और आपके सिलेबस में भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं पे आपका दोहरा फायदा हो जाएगा। 2 किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, अर्थात आपका एक पथ दो काज हो जाएगा, ठीक है। तो आप गाना सुनने की इच्छुक हैं, आप सर्च करेंगे कवि प्रदीप का गाना आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, और आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। ये सारे गानों को आप सर्च करके अभी सुनिएगा जैसे वीडियो समाप्त होती है। इसके बाद में अगले जो कवि हैं, अगले जो गायक हैं, मतलब कि जो लेखक हैं वो है साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी की रचना है, मतलब जो है गाना है ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। ये गाना भी सुनिएगा, बड़ा ज़बरदस्त गाना है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये गाना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। ये गाना आप सर्च करके भी सुनिएगा जा करके, ठीक है। नया दौर मूवी है इसका, 1957 में आई और नया दौर मूवी का ये गाना है, आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे। इसके बाद में अगला जो नाम आता है आपको पढ़ना है, प्रेम धवन जी का गाना है। प्रेम धवन जी का गाना क्या है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ये गाना है हम हिंदुस्तानी मूवी से, 1961 में मूवी आई। तो ये गाना आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, इन सभी गानों की मैं व्याख्या बताऊंगा और जब गानों के अर्थ को आप समझेंगे एक साहित्यिक शैली में तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और विश्वास मानिए कि इतने फिल्मी अंदाज में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा इन गानों को कि आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ चीज़ आप जान पा रहे हैं। मैं अपनी वो नहीं बताता हूँ कि भाई मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक प्रकार से ऐसे पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि आप बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप मुझे कमेंट में जो है एक प्रकार से नहीं कहेंगे कि सर जी बोरिंग महसूस हो रही है, समझ में नहीं आया, ऐसे मौका बिल्कुल नहीं दूंगा आपको, मतलब शिकायत का मौका आपको नहीं दूंगा। जैसे डिटर्जेंट पाउडर होता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो सेम वही पैटर्न अपना भी है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और जिसने इस्तेमाल किया, और शायद आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा, आप लोगों ने पढ़ा, पहले इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा है ऑलरेडी मुझसे। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको बस केवल विश्वास करने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर मज़ा आएगा आपको। तो ये प्रेम धवन जी का गाना है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम हिंदुस्तानी मूवी से, 1961 में आई मूवी।
अगले जो आपके लेखक हैं वो है नीरज। नीरज की बात की जाए तो नीरज महोदय की रचना है ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ मेरे प्यारे वतन ये भी गाना है, काबुली वाला मूवी है, 1961 में आई ये मूवी। ये गाना भी बड़ा फेमस है और राष्ट्रवादी परंपरा से जुड़ा हुआ गाना है। इसके बाद में नाम आता है कैफ़ी आज़मी का। कैफ़ी आज़मी का एक गाना है कर चले हम फिदा जान तन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों। ये गाना जो है हकीकत मूवी से है। 1964 में ये गाना मतलब ये मूवी आई 1964 में हकीकत, और हकीकत मूवी का ये गाना है कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। लिखा है कैफ़ी आज़मी ने। ठीक है, तो सुनिएगा गाना। सब गाने आपको यूट्यूब पर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। आप लोग इन गाने को सर्च करके इन गानों को आप डाउनलोड करके आप लोग डेली सुनते रहें, ताकि क्या हो कि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको गाने ऑलरेडी पता हूँ। तो ये आपका लगभग जो चौथी इकाई मतलब जो लास्ट इकाई है, 8वीं इकाई, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये आप लोग फिल्मी गानों के माध्यम से अपनी पढ़ाई पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रवादी परंपरा से जुड़े हुए काव्य हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आता है राजेंद्र कृष्ण जी का नाम। राजेंद्र कृष्ण का जो गाना है वो गाना है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। ठीक है, तो ये गाना भी आप सर्च करें, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। बड़ा फेमस गाना, बड़ा ज़बरदस्त गाना। ये सब पढ़ेंगे तो अपने देश के प्रति एक प्रकार से आन बान शान और कुर्बान की भावना आपके दिमाग में आएगी, और ज़रूरी है कि इस प्रकार की भावना आपके दिमाग में आनी चाहिए। आजकल जिनके पास पैसा है अमेरिका जा कर के बस रहे हैं, इंग्लैंड जाते हैं, हालांकि अपने देश में रह करके अपने देश को नहीं फलीभूत करते हैं। चलिए, हालांकि उनकी चीज़ है। और ये सिकंदर आज़म मूवी है, उसका गाना है 1965 में मूवी आई। ठीक है, ये फिल्म है। तो इस गाने को मतलब राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है। तो ये गाना आप देखिएगा, बड़ा फेमस गाना है। इसके अलावा गुलशन बावरा लेखक है, उनका गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये गाना आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको ऑलरेडी ये गाना मिल जाएगा। तो ये गाना सर्च करेंगे, उपकार मूवी का है, 1967 में मूवी आई, 1967 में मूवी आई। ये उपकार मूवी है, उसका गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले, और राइटर हैं इसके गुलशन बावरा। इसके बाद में अगले जो लेखक हैं वो हैं इंद्रिवर। इंद्रिवर का गाना है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो ये गाना बड़ा फेमस गाना है। तो ये सारे गाने जितने भी हैं, ये गाने कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने सुना भी होगा, और इन्हीं गानों के बारे में आपको जानना है, पढ़ना है। पूरब और पश्चिम मूवी है, उसका गाना है 1971 में मूवी आई पूरब और पश्चिम, और इसका गाना है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ठीक है, ये गाना आप लोग ज़रूर सुनेंगे। तो इन सभी गानों को आप नोट कर लीजिएगा और इनको एक प्रकार से आप लोग सुन लीजिएगा यूट्यूब पर सर्च करके। अगला जो व्यक्ति हैं उनका नाम है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी जी का गाना है देश रंगीला रंगीला देश मारा रंगीला। आप लोगों ने गाना सुना होगा। ये मूवी है फना मूवी है आमिर खान की। इसमें एक डायलॉग बड़ा फेमस है फना मूवी में। आप लोगों ने मूवी अगर नहीं देखी तो फना मूवी देखिएगा, बड़ी धाकड़ मूवी है और इसमें शेरो शायरी ही है। तो शेरो शायरी के जो फ़ैन है वो मूवी देखिएगा, फना आमिर खान की है। उसमें फना मूवी में एक डायलॉग है कि हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें दिल से भुलाओगे कैसे। क्या कि हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें दिल से भुलाओगे कैसे, हम तो वो खुशबू हैं जो सांसों में बसा करते हैं। कि हम तो वो खुशबू हैं जो सांसों में बसा करते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। ये फना मूवी का डायलॉग है और बड़ा फेमस डायलॉग था और मुझे याद भी हो गया था ये। हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें दिल से भुलाओगे कैसे, हम तो वो खुशबू हैं जो सांसों में बसा करते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। ये डायलॉग है, बड़ा फेमस है। प्रसून जोशी जी का मतलब प्रसून जोशी जी एक प्रकार से राइटर हैं गाने के। देश रंगीला रंगीला देश मारा रंगीला, ये गाना फना मूवी का है, 2006 में मूवी आई, आमिर खान की है और साथ काजोल भी रहती है इसमें। ठीक है, तो ये मूवी है, आप देखिएगा।
मतलब मूवी अगर टाइम नहीं तो मत देखिएगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि आपको कोई ये मत सोचिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर जी आपको स्पॉन्सर मिला होगा इन गानों का, इन मूवी का, आप लोग कहते नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ चूँकि आपके सिलेबस में अगर आप सुन लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, नहीं सुनेंगे तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं है ना। एक प्रकार से मुझे कोई इसकी फंडिंग मिली है कि हाँ मुझे पैसा मिला इस गाने का प्रचार करने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार की बात है, मैंने जो है 10 मूवी के बारे में बताया था जो कि हिस्टोरिक मूवी थी, ऐतिहासिक मूवी थी, जिसके अगर आप देखते तो शायद आपको इतिहास के बारे में पता चलता। तो मैंने डाला तो 2-3-4 बच्चों ने कमेंट किया कि सर जी आपको स्पॉन्सर मिला होगा इन मूवी का। तो बिल्कुल भैया, स्पॉन्सर मैं कहाँ लेता हूँ? कभी आपने मेरी जो है वीडियो में स्पॉन्सर देखा? केवल ऐड ही आते हैं और उसी ऐड से जो कुछ कमाई होती थोड़ी बहुत वही हो पाती है, बाकी मैं स्पॉन्सर नहीं लेता। स्पॉन्सर बहुत आते हैं रमी गली और दुनिया भर के गेमिंग का, कि भाई इसका मिलता है उसका मिलता है। तमाम सारे लोग एक प्रकार से जीमेल पर हमारे भेजते हैं कि भाई सर जी ये कर दीजिए हमारा प्रचार, तमाम प्रकार के प्रचार आते हैं। लेकिन मैंने किसी का प्रचार नहीं किया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको कहूँ कि गेम खेलो जा करके, आप बिमल खाओ जा करके, ये प्रचार करूँ मैं? बिल्कुल नहीं। समझौता मैं नहीं कर सकता आपके लाइफ के साथ, जीवन के साथ। अगर आप मुझे कुछ मान रहे हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप जा कर के ये करो ये करो वो करो, लेकिन जो चीज़ आपके लिए अच्छी है और आपके जीवन को सुधार सकती है वो मैं कहूँगा कि भाई ये करो, और उसके लिए मुझे कोई पैसे और कुछ नहीं मिलते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने दिमाग में, चूँकि बाद में कोई ये कमेंट ना कर दो कि आकर के सर जी आप इन मूवी का, या फिर एक प्रकार से आपने इस गाने को कहा कि सुनने के लिए हमको यूट्यूब पर, हो सकता है कि आपको यूट्यूब चैनल वालों ने पैसे दिए होंगे कि इस गाने का प्रचार करो सर जी। बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं आपको कहूँगा कि भाई ये जा कर के आप बिमल खाओ, ये जा कर के आप वो करो। होता नहीं कि प्रचार करते हैं बहुत सारे लोग, बड़े बड़े क्रिकेटर करते हैं, बड़े बड़े एक्टर करने लगे, शाहरुख खान से लेकर के, शाहरुख खान और क्या नाम है, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सब बोलो जुबा केसरी करके एक प्रकार से मौज उड़ा रहे हैं। हालांकि इलायची का ही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इलायची के प्रचार के साथ साथ क्या हो रहा है, इलायची बिमल कंपनी की है और बिमल कंपनी का फेमस क्या है, गुटखा फेमस है, इलायची थोड़ी ना फेमस है। इसीलिए कमला पसंद गुटखे के लिए फेमस है, लेकिन अब क्या है उसमें, कमला पसंद का प्रचार कर रहे हैं। शाही लोगों की शाही पसंद, अबे शाही लोगों की क्या कमला पसंद होगी? हालांकि होती है, बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, बड़े बड़े एक्टर करते हैं, कपिल देव से लेकर के बड़े बड़े लोग ने प्रचार किया है, क्रिस गेल और भी तमाम सारे लोग आप प्रचार में देखते होंगे। तो ठीक है, ये बात होती है। तो ये सब आपको एक प्रकार से इतना आपका सिलेबस था जो कि मैंने आपको बता दिया, विस्तार से आप लोगों ने समझा भी होगा सिलेबस को। देखिए सेशनल अथवा सत्रीय परीक्षा यानी प्रायोगिक कार्य में आपको क्या पढ़ना है ये भी यहीं पर आपको दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। इसमें आपको सत्रीय परीक्षा में विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत 25 अंक की प्रायोगिक परीक्षा देनी होगी, और जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को निम्नलिखित फिल्मों में से कोई एक फिल्म देख करके उसकी समीक्षा करना है, और उसमें वर्णित संदेश परियोजना कार्य के रूप में आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकन हेतु जमा करना होगा। तो आपको पहले मूवी देखनी जा करके, फिर उसके बाद में उसका आपको प्रायोगिक कार्य में लिखना है। तो देखिए इसीलिए मैंने पहले ही सावधान कर दिया कि मूवी मैं देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में संकलित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस चीज़ को शामिल किया गया है। कौन सी मूवी है? देखिए एक तो मूवी आनंद मठ, एक मूवी हकीकत और एक मूवी है उपकार। ये 3 मूवी आपको देखनी है, राष्ट्रवादी परंपरा से जुड़ी रही हैं। और देखिए हकीकत मूवी और देखिए उपकार मूवी में गाना कौन सा, देश मेरे देश की धरती सोना उगले। तो ये उपकार मूवी आप देख लीजिएगा, 1967 में आई उपकार मूवी आपको देखना है। उसके बाद में आपको मूवी कौन सी देखनी, हकीकत मूवी देखनी, 1964 में आई है। और एक मूवी और यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया है, कौन सी मूवी है भाई, उपकार, हकीकत और आनंद मठ। ये 3 मूवी आप लोग देख लीजिएगा। ये राष्ट्रवादी परंपरा से जुड़ी रही हैं, राष्ट्रीय परंपरा से जुड़ी रही हैं, और राष्ट्रवादी जो है विचारधारा को प्रोत्साहित करती है। इसलिए इस मूवी को आपको तीनों में से किसी एक मूवी को आपको देखना है, चाहे हकीकत देखे, चाहे उपकार देखे, चाहे आनंद मठ देखे। तीनों मूवी से आपको किसी एक मूवी को देख लेना है, और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी फाइल वगैरह बनानी, असाइनमेंट वगैरह तैयार करना है। आप लोगों ने देखा, ठीक है। इसके अलावा और भी मूवी यहाँ पर आप देखिए, शहीद मूवी भी है, गांधी मूवी भी आपको, चाहे गांधी देखें चाहे शहीद देखें, मूवी बात एक ही है। इसके अलावा एक मूवी आई है, मैं ये मूवी कहूँगा आपको देखने के लिए, ठीक है। और ये मूवी बड़ी ज़बरदस्त है, और इस मूवी के लिए जो है आईफा अवार्ड भी मिल चुका है उनको। क्या नाम है उनको, बेस्ट एक्टर का क्या नाम है यार, अभी शादी हुई है कैटरीना कैफ से उनकी, अरे विकी कौशल की मूवी, बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं यार विकी कौशल की मूवी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक।
ये मूवी आपको जरूर देख लेनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा उरी मूवी, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे या फिर आप कहीं पर अलग देखेंगे तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट वगैरह पर कई सारी। और केसरी मूवी अक्षय कुमार की, ये 2 मूवी आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त मूवी हैं, ठीक है, और राष्ट्रवादी परंपरा से जुड़ी हुई हैं। तो इन मूवी को आप देख लीजिएगा। अगर आपने देखा है तो आप फिर से देख करके आप इस पर आप तैयार कर लीजिएगा, चूँकि यहीं से आपका सेशनल होने वाला है, ठीक है। अब इन सभी पुस्तक जो सभी मैंने सिलेबस बताया, इन सभी के लिए कई सारी पुस्तकें हैं। आप देखते एक तरफ से पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं। हालांकि इतनी पुस्तकों को आपको मंगवाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जल्दी जैसे पुस्तक आती है मैं आपको बता दूंगा। और हालांकि मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये हो गया आपका सिलेबस, लगभग आपका 5th सेमेस्टर का समाप्त। 2 सेमेस्टर था, अब आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ना है। 6 सेमेस्टर में BA थर्ड ईयर में आपको क्या पढ़ना है आप देख लीजिए, यहीं पर बता दे रहा हूँ। 6 सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपको भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर 1 में। पेपर 2 की अगर बात की तो पेपर 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, पेपर 2 में पढ़ना पड़ेगा 6th सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है भाई, 6 सेमेस्टर में आपको पेपर 2 के अंतर्गत लोक साहित्य के बारे में पढ़ना है और लोक संस्कृति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यानी पब्लिक लिटरेचर और पब्लिक कल्चर के बारे में आपको जानना है, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप देखिएगा तो ये इस प्रकार से आपका सिलेबस समाप्त हो जाता है और यहीं पर आपका पूरा का पूरा BA कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे चैनल को और सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से मात्रा में शेयर करें। और जल्द ही आपके लिए मैं 4th सेमेस्टर की जैसे परीक्षाएं समाप्त होती तुरंत मैं आपको 5th सेमेस्टर की क्लास चालू करवा दूंगा। धन्यवाद, गुड नाइट।